एक आदमी जो पेट्रोल पंप पर खड़ा होकर गाड़ियां भरता था, लेकिन उसकी नजर गाड़ियों पर नहीं, पैसों पर थी। उसने एक ऐसा राज देख लिया जो पूरी सरकार की आंखों के सामने था, लेकिन किसी को दिखा नहीं। एक सिक्का जिसकी कीमत 1 रुपए थी, लेकिन उसे पिघलाओ तो उसकी असली कीमत 2 रुपए निकलती थी। अब सोचो, अगर कोई इंसान ऐसे लाखों सिक्के अपने हाथ में ले ले तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाएगा, वो पूरे सिस्टम को ही मात दे देगा। और यही हुआ यमन के एक छोटे से शहर में। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक लड़का एक दिन कुछ अलग नोटिस करता है। उस शहर में जो सिक्के चलते थे वो चांदी के बने होते थे। अब ज्यादातर लोग उस सिक्के को सिर्फ 1 रुपए की वैल्यू में देखते थे, लेकिन उस लड़के ने उसमें छुपी असली कीमत देख ली। उसने समझ लिया कि उस सिक्के की मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत उस चांदी की है जिससे वो बना है। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। उसने चुपचाप बाजार से ऐसे सिक्के इकट्ठा करने शुरू कर दिए। लोगों के लिए वो सिर्फ छुट्टा पैसा था, लेकिन उसके लिए सोना। फिर उसने उन सिक्कों को पिघलाया और चांदी को बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। जब तक सरकार को यह समझ आता कि देश से सिक्के आखिर गायब क्यों हो रहे हैं, तब तक वो लड़का अपना पहला बड़ा खेल जीत चुका था। ये चोरी नहीं थी, ये कोई कानून तोड़ना नहीं था, ये था सिस्टम के अंदर छुपा एक लूप होल जिसे सिर्फ एक तेज दिमाग ही देख सकता था। उस लड़के का नाम था धीरूभाई अंबानी, और ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे दिमाग की जो आगे चलकर भारत के बिजनेस सिस्टम को ही बदलने वाला था। साल था 1977। मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, वहीं एक सरकारी दफ्तर में काम करता था रमेश, एक आम क्लर्क। महीने की सैलरी सिर्फ 400 रुपए। एक छोटी सी चाल में पत्नी और एक बेटी के साथ उसकी जिंदगी किसी तरह चल रही थी। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस इतना चाहता था कि उसकी बेटी एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और बारिश के दिनों में उसके घर की छत से पानी टपकना बंद हो जाए। लेकिन 400 रुपए, इनमें तो महीने का राशन, बस का किराया और बिजली का बिल ही मुश्किल से निकलता था। भविष्य, वो तो जैसे उसकी जिंदगी में था ही नहीं। तभी एक दिन उसके एक दोस्त ने, जो अखबार पढ़ता था, उसे एक अजीब सी सलाह दी। रमेश, अपना पैसा शेयर बाजार में लगा दे। रमेश हंस पड़ा, क्योंकि उसके लिए शेयर बाजार कोई जगह नहीं थी, वो तो अमीर लोगों का खेल था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही एक फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रमेश हंस पड़ा। उस दौर में 1970 का दशक, शेयर बाजार का मतलब था टाटा, बिरला, वाडिया, मफतलाल। ये कोई आम आदमी की जगह नहीं थी, ये अमीरों का खेल था। सूट बूट पहनने वाले, अंग्रेजी में तेज तेज बात करने वाले, सिगार पीते हुए बड़े लोग। दलाल स्ट्रीट की उस संकरी गली में रमेश जैसे पसीने में भीगे सूती शर्ट पहने आदमी की कोई जगह नहीं थी। वहां बात लाखों में होती थी और रमेश की जेब में बस चवन्नी खनकती थी। लेकिन उसी वक्त इस पुराने और बंद दरवाजों वाले बाजार में कुछ बदल रहा था। एक नई कंपनी आई थी, एक ऐसी कंपनी जिसका मालिक बाकी उद्योगपतियों जैसा नहीं था। वो अंग्रेजी क्लबों में बैठकर गोल्फ नहीं खेलता था, ना ही सिर्फ बड़े लोगों से बात करता था। वो गुजराती में, टूटी फूटी हिंदी में सीधे आम लोगों से बात करता था, रमेश जैसे लोगों से। उसने अपनी कंपनी की मीटिंग किसी 5 स्टार होटल में नहीं रखी, बल्कि एक खुले स्टेडियम में रखी, जहां हजारों लोग आए। किसान, क्लर्क, दुकानदार, वो लोग जिन्हें कभी किसी बड़े बिजनेसमैन ने सीधे संबोधित नहीं किया था। फिर उसने माइक उठाया और एक ऐसी बात कही जो उस वक्त तक भारत में किसी ने नहीं कही थी। तुम मुझे अपनी मेहनत की कमाई का थोड़ा सा पैसा दो, मैं तुम्हें मुनाफा दूंगा। सिर्फ कागज नहीं, असली पैसा। हम दोनों साथ में अमीर बनेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऑफर था, एक भरोसा था और लाखों लोगों के लिए एक नया मौका। वो कंपनी थी रिलायंस और वो आवाज थी धीरूभाई अंबानी की। उस दिन रमेश को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहा है। वो अपना पैसा एक ऐसी आंधी में लगा रहा था जो बहुत जल्द पूरे देश की राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया को हिलाकर रख देगी। एक ऐसी आंधी जो इतिहास बदलने वाली थी। अब जरा उस दौर के भारत को समझो। 1970 और 80 का दशक, इसे कहा जाता था लाइसेंस राज। एक ऐसा सिस्टम जिसने पूरे देश की तरक्की को जकड़ रखा था। अगर आपको फैक्ट्री लगानी है, दिल्ली जाओ। नई मशीन खरीदनी है, दिल्ली जाओ। यहां तक कि अगर आपकी फैक्ट्री 100 शर्ट बनाती है और आप 101 बनाना चाहते हो, तो भी आपको दिल्ली के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। एक बाबू, एक अफसर, एक मंत्री, उनके साइन के बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ता था। और ये साइन किसे मिलते थे? सिर्फ उन्हीं को जो पहले से ताकतवर थे।
अगर आप रमेश की जगह होते या शायद धीरू भाई की जगह और आपके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाने का सपना होता, लेकिन सरकार आपको एक छोटा सा लाइसेंस भी ना दे, तो आप क्या करते? धीरू भाई ने सिर्फ सिस्टम को समझा नहीं, उन्होंने उसमें एक ऐसा लूप होल ढूंढ लिया जिसने पूरे सरकारी ढांचे को हिलाकर रख दिया। उस वक्त भारत सरकार की एक पॉलिसी थी, हाई यूनिट वैल्यू स्कीम। नियम सीधा था, भारत को विदेशी मुद्रा चाहिए थी, तो सरकार ने कहा जो कंपनी भारत से नायलॉन का कपड़ा विदेश में एक्सपोर्ट करेगी उसे इनाम में विदेश से पॉलिएस्टर धागा इंपोर्ट करने की छूट मिलेगी। अब यहीं से खेल पलटता है। ध्यान से समझो, उस समय भारत में पॉलिएस्टर एक लग्जरी चीज थी, ऐसा कपड़ा जिसमें सिलवटें नहीं पड़ती थी, जिसे बार बार प्रेस नहीं करना पड़ता था। हर मिडिल क्लास आदमी इसे पहनना चाहता था, लेकिन सप्लाई कम थी और जहां कमी होती है वहीं से सबसे बड़ा मुनाफा निकलता है। धीरू भाई ने यही समझ लिया और फिर जो किया वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने भारत से घटिया क्वालिटी का नायलॉन कपड़ा विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, घाटे में, हाँ, जानबूझकर नुकसान उठाकर। क्यों? क्योंकि असली खेल नायलॉन में नहीं था, असली खेल था उस लाइसेंस में जो उन्हें बदले में मिलने वाला था। जैसे ही उन्हें पॉलिएस्टर इंपोर्ट करने की छूट मिली, उन्होंने विदेश से पॉलिएस्टर मंगाया और भारत के बाजार में बेचना शुरू कर दिया। और वहां मुनाफा इतना बड़ा था कि नायलॉन का सारा नुकसान पल भर में कवर हो गया। रिलायंस का प्रॉफिट धीरे धीरे नहीं बल्कि रॉकेट की तरह ऊपर गया। जब तक दिल्ली के दफ्तरों में बैठे लोग ये समझ पाते कि उनके ही बनाए नियम का कैसे इस्तेमाल हो रहा है और जब तक वो उस नियम को बदलते, तब तक धीरू भाई अंबानी इतना पैसा बना चुके थे कि उन्होंने अपनी खुद की पॉलिएस्टर फैक्ट्री खड़ी कर दी। क्या ये एक जीनियस का दिमाग था या सिस्टम का खुल्लम खुल्ला मजाक? क्या ये फ्रॉड था या एक दूरदर्शी मास्टरमाइंड की चाल? शायद आपको ये गलत लगे, अनैतिक लगे, लेकिन एक बार रमेश की नजर से देखिए। रमेश जिसके 5,000 रुपए हर दिन बढ़ रहे थे, रमेश जिसके घर में पहली बार टीवी आया था, जिसकी बेटी अब अंग्रेजी स्कूल जा रही थी। क्या रमेश ये पूछ रहा था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या वो ये जानना चाहता था कि दिल्ली के किस होटल में किसे क्या दिया जा रहा है? नहीं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, क्योंकि पहली बार भारत का मिडिल क्लास गरीबी से बाहर निकल रहा था। लोग पैसे कमा रहे थे, जिंदगी बदल रही थी, और जब जेब में पैसा आता है तो सवाल अपने आप कम हो जाते हैं। अब साल है 1982, जगह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट, जहां देश की आर्थिक किस्मत तय होती थी। यहाँ कुछ बड़े खिलाड़ी थे, बहुत अमीर, बहुत चालाक और सालों से मार्केट पे राज करने वाले। इन लोगों ने तय किया कि रिलायंस को यहीं खत्म करना है, हमेशा के लिए। इस पूरे खेल को लीड कर रहा था एक खतरनाक नाम, ब्लैक कोबरा। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि एक नया आदमी आकर पूरे खेल का मालिक बन जाए, तो उन्होंने एक हथियार उठाया, एक ऐसा हथियार जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को गिरा देता है, शॉर्ट सेलिंग। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खतरनाक लड़ाई, जहां दांव पर सिर्फ पैसा नहीं, पूरा साम्राज्य था। अगर आप नहीं जानते कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है तो इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके पास सोने की एक ईंट भी नहीं है, फिर भी आप बाजार में जाकर किसी से कहते हैं मैं तुम्हें कल एक सोने की ईंट 100 रुपए में दूंगा। वो आपको 100 रुपए दे देता है। आपको लगता है कि कल सोने का दाम गिरकर 80 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? कल 80 में ईंट खरीदेंगे, उसे दे देंगे और 20 रुपए आपका मुनाफा। लेकिन अगर दाम 150 हो गया तो आपको 150 में खरीद कर देना पड़ेगा और सीधा नुकसान। यही खेल अब रिलायंस के साथ खेला जा रहा था। बियर कार्टेल ने रिलायंस के ऐसे शेयर बेचना शुरू कर दिए जो उनके पास थे ही नहीं, तेजी से, लगातार। उनका मकसद साफ था, मार्केट में इतनी सप्लाई ला दो कि शेयर की कीमत गिर जाए। और वही हुआ। मार्केट में डर फैल गया, पैनिक, अफवाहें, घबराहट। रमेश जैसे लाखों छोटे निवेशक सांस रोके बैठे थे। अखबारों में खबरें छपने लगी, रिलायंस का शेयर 131 रुपए से गिरकर सीधे 121 पर आ गया। ये सिर्फ नंबर नहीं था, ये लाखों लोगों के सपनों का गिरना था। अगर रिलायंस डूबता तो रमेश की बेटी की पढ़ाई, उसका भविष्य, उसका छोटा सा घर, सब कुछ खत्म हो जाता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की उस बिल्डिंग में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि खेल खत्म हो चुका है। पुराने खिलाड़ी जीत गए थे और एक नया खिलाड़ी हार चुका था। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में कहा था, असली खेल अभी बाकी है। उधर बियर कार्टेल जश्न मना रहा था, सिगार जल रहे थे, हंसी गूंज रही थी। उन्हें यकीन था कि अगला दिन उनकी जीत का दिन होगा। उन्हें लगा कि धीरूभाई अंबानी घुटने टेक देंगे, अपनी शेयर बचाने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने जो किया वो इतना बड़ा था, इतना अनोखा था कि आज भी 40 साल बाद उसे भारत के शेयर बाजार का सबसे चौंकाने वाला और रहस्यमय खेल माना जाता है। अचानक रातों रात मिडिल ईस्ट से
दुबई, आबू धाबी और कुछ ऐसे देश जिनका नाम शायद रमेश ने कभी सुना भी नहीं था। कुछ रहस्यमयी कंपनियां सामने आई। नाम सुनिए: क्रोकोडाइल इन्वेस्टमेंट्स, फियास्को इन्वेस्टमेंट्स, विक्टर इन्वेस्टमेंट्स। ये नाम क्या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे लगते हैं या किसी फिल्म के विलन जैसे? लेकिन जो उन्होंने किया उसने पूरा खेल पलट दिया। एक ही दिन में इन अनजान कंपनियों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस के वो सारे शेयर खरीदने शुरू कर दिए जो बियर कार्टेल बेच रहा था। एक तरफ बियर कार्टेल पागलों की तरह शेयर बेच रहा था और दूसरी तरफ एक अदृश्य हाथ हर एक शेयर मार्केट रेट से भी ज्यादा कीमत पर खरीद रहा था। नतीजा, जिस शेयर को गिरना था वो गिरा नहीं, वो ऊपर जाने लगा 125, 130, 140 और फिर सीधे 150 के पार। ये सिर्फ भड़क नहीं थी, ये एक झटका था। बियर कार्टेल के आलीशान दफ्तरों में सन्नाटा छा गया। ब्लैक कोबरा, जिसे खुद पर पूरा भरोसा था, अब उसके माथे पर पसीना था क्योंकि उन्होंने जोश में आकर रिलायंस के 11 लाख शेयर बेच दिए थे। 11 लाख जो उनके पास थे ही नहीं। अब असली दिन करीब था, सेटलमेंट डे। वो दिन जब उन्हें ये सारे शेयर वापस देने थे। लेकिन जब वो दिन आया, उनके पास देने के लिए एक भी शेयर नहीं था। नियम साफ था, अगर आप शेयर डिलीवर नहीं कर सकते तो आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। बियर कार्टेल के लोग धीरू भाई के पास पहुंचे समझौता करने के लिए। शायद उन्हें लगा कि वो दबाव डाल लेंगे या कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन उस दिन धीरू भाई अंबानी का चेहरा पूरी तरह शांत था, सख्त, बिल्कुल पत्थर की तरह। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, ना कोई नरमी ना कोई समझौता। उन्होंने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए कहा, शेयर नहीं है तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, तो पेनल्टी भरो। और यही वो पल था जब खेल सिर्फ पलटा नहीं, पूरा कंट्रोल बदल गया। पेनल्टी कितनी थी? 50 रुपए प्रति शेयर। 11 लाख शेयर, मतलब एक झटके में करोड़ों का वार। बियर कार्टेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो खेल उन्होंने शुरू किया था वही उनके खिलाफ चला गया। दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार मच गया। कई बड़े ब्रोकर्स जो कल तक खुद को बाजार का राजा समझते थे, उन्हें अपनी गाड़ियां अपने घर तक बेचने पड़े। हालात इतने बिगड़ गए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इतिहास में पहली और आखिरी बार 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा। शटर गिर गए, ट्रेडिंग रुक गई। एक आदमी, एक आउटसाइडर अपनी चाल से पूरा मार्केट रोक चुका था। उधर रमेश अब चैन की सांस ले पा रहा था। शेयर की कीमत जो गिर रही थी अब आसमान पर थी। उसका 5,000 रुपए अब 50,000 बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। क्रोकोडाइल, फियास्को, विक्टर इन्वेस्टमेंट्स, ये रहस्यमयी कंपनियां आखिर थीं कौन? पैसा अचानक कहां से आया? क्या ये सच में मिडिल ईस्ट के निवेशक थे या पैसा कहीं घूमकर वापस आया था? जवाब आज भी अधूरा है और इसी रहस्य को खोलने के लिए एंट्री होती है रामनाथ गोयनका की। एक ऐसा आदमी जो झुकना नहीं जानता था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद इंसान एस गुरुमूर्ति को बुलाया और सिर्फ एक बात कही, रिलायंस की जड़ें खोदो, मुझे सच चाहिए। इसके बाद शुरू हुई एक खामोश लेकिन खतरनाक जांच। फाइलें खंगाली गईं, बैंक रिकॉर्ड देखे गए, कस्टम डेटा और विदेशी कनेक्शन तक खंगाले गए। हर जगह सिर्फ एक चीज ढूंढी जा रही थी, सबूत। 1986 तक आते आते इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान बन चुका था। हर दिन पहले पन्ने पर नया आरोप छपता, फ्रॉड, सिस्टम का दुरुपयोग, कानून से ऊपर उठती एक कंपनी। देश 2 हिस्सों में बंट गया था, एक तरफ धीरूभाई अंबानी और दूसरी तरफ सच की लड़ाई। लेकिन असली संघर्ष आम लोगों के अंदर चल रहा था। रमेश जैसे लाखों छोटे निवेशकों के लिए सवाल बहुत सीधा था, सच जीते या उनका पैसा बचे। यही इंसान की असली फितरत सामने आती है। जब पैसा दांव पर होता है तो सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इसी बीच सरकार भी मैदान में उतरती है। राजीव गांधी और वीपी सिंह के नेतृत्व में जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, छापे पड़ते हैं, जांच शुरू होती है, चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। ऐसा लगता है कि अब रिलायंस ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। तभी फरवरी 1986 में एक बड़ा झटका लगता है। धीरूभाई अंबानी को स्ट्रोक आ जाता है। उनका शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन उनका दिमाग नहीं रुकता। अस्पताल का कमरा ही उनका वॉर रूम बन जाता है। वो इशारों में अपने बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को निर्देश देते रहते हैं और फिर धीरे धीरे खेल पलटने लगता है। जांच धीमी पड़ती है, अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, नीतियां नरम होने लगती हैं। ये सब संयोग था या असर, ये आज भी साफ नहीं है, लेकिन नतीजा साफ था। रिलायंस रुकने वाली नहीं थी। पाताल गंगा का प्लांट, जिसे बनने में 5 साल लगने थे, सिर्फ 18 महीनों में तैयार हो जाता है और यही रिलायंस बन जाती है टू बिग टू फेल। अब उसे गिराना मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को जोखिम में डालना था। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ग्लोबल पावर है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या ये एक जीनियस की जीत थी या सिस्टम की हार? सच शायद बीच में है। धीरूभाई अंबानी एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। एक तरफ वो आदमी जिसने लाखों लोगों को मौका दिया और दूसरी तरफ वो खिलाड़ी जिसने सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ा।
और सबसे बड़ा सच ये है कि उस दौर के भारत में सीधे रास्ते पर चलकर बहुत आगे बढ़ना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने उसी खेल को उसी के नियमों से खेला और जीत गए। अब आखिरी सवाल आपसे, अगर आप रमेश होते तो क्या चुनते, सच और ईमानदारी या अपने परिवार की सुरक्षित और सफल जिंदगी?